नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज मालवीय आप सभी का सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सामान्य विज्ञान पर आधारित ये हमारी 5वीं वीडियो है, जिसमें आज के इस वीडियो में हम लाइट यानी कि प्रकाश का जो टॉपिक है उसे कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, गोली दर्पण, समतल दर्पण तथा प्रकाश से संबंधित कुछ सामान्य बातें सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चूँकि प्रकाश का जो टॉपिक है ये है तो बहुत सिंपल टॉपिक, लेकिन इससे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। बारंबार देखने में आए परीक्षा में प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही बेसिक से और बहुत ही सहज सिंपल भाषा में समझाने का आपको प्रयास करूँगा और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और आपको आने वाली परीक्षाओं में हेल्पफुल होगा। तो अन्यथा देर ना करते हुए हम आज का वीडियो चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्षमा चाहूँगा, फ़ॉन्ट्स थोड़े से छोटे हैं किसी कारणवश, पर आप जो वीडियो इसका जो हम PDF करेंगे सेंड टेलीग्राम लिंक में, उससे आप इसको सहजता से पढ़ पाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको समझा देता हूँ, तो आप मेरी बात को जो आपको डिक्टेट कर रहा हूँ उसे थोड़ा समझिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। है वैसे सिंपल बात है, आप नोट्स उतारने के लिए इसे वीडियो को 1 या 2 बार बाद में भी देख सकते हैं, पहले समझने का प्रयास करेंगे इसे। तो प्रकाश, जब हम प्रकाश जो वर्ड सुनते हैं, तो प्रकाश, चूँकि प्रकाश यानी कि लाइट हम सामान्य बोलचाल में सुनते हैं, लेकिन वास्तव में हम जब उसका लिटरल मीनिंग समझने का प्रयास करें तो प्रकाश है क्या, प्रकाश का वैज्ञानिक जो उसकी परिभाषा है वो क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, ये तो हम सभी जानते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा है। और प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में या विकिरण के रूप में एक ऊर्जा है, ठीक है। और ये ऊर्जा कैसी है? ये ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो हमें जो स्वयं तो अदृश्य होती है, मतलब प्रकाश सामान्य तौर पर हमें प्रकाश कोई भौतिक रूप में दिखता नहीं है, हम उसे महसूस करते हैं, पर वो अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाने में हमारी सहायता करता है। इसके साथ ही प्रकाश के कुछ और गुणधर्म भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चूँकि वो एक वेव है तो उस वजह से वो उसके अपने गुणधर्म है, उसमें कुछ ऊर्जा है। तो मूल रूप में प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक है, और उसके रूप में ये एक ऊर्जा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश जो भौतिक विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश और प्रकाश से संबंधित गुणधर्मों और इसके जो सिद्धांतों उनका अध्ययन करती है, उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, इसे इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहा जाता है। अब ऑप्टिक्स तो हमने समझ लिया कि ऑप्टिक्स कहा जाता है, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है कि जो फादर ऑफ ऑप्टिक्स, मॉडर्न ऑप्टिक्स, जिन्हें कि आधुनिक प्रकाशिकी का जनक कहा जाता है, वो कौन है? तो उनका नाम है हसन इब्न अल हैथम। नाम थोड़ा सा अटपटा ऐसा है क्योंकि ये एक मिडिल ईस्टर्न व्यक्ति हैं, जो है आप मिडिल ईस्टर्न कंट्री यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि सऊदी वगैरह इस टाइप की जो एरिया है ये मिडिल ईस्ट कहलाता है। वहाँ से एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक कह लें या खगोल शास्त्री कह लें, जो एक मिडिवल पीरियड के थे, 16वीं शताब्दी के आसपास के, 15वीं-16वीं शताब्दी के। वो जो व्यक्ति थे उन्हें आधुनिक प्रकाशिकी का जनक यानी कहा जाता है। उनका नाम क्या है? ये नाम आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। हसन इब्न अल हैथम, ये उनका नाम है। हसन इब्न अल हैथम, यहाँ पे लिखा है हसन इब्न अल हैथम। ये उनका अटपटा सा नाम है, पर आपको याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक या मॉडर्न ऑप्टिक्स का जनक कौन है, तो हसन इब्न अल हैथम नाम के वो है। और ये अल हसन, ये इस टाइप का नाम है, अल हज़ैन, ये उनका इसी नाम को लेटिन जो अंग्रेजी जो व्यक्ति थे, जो अंग्रेजी भाषाविद थे, उन्हें भी ये नाम थोड़ा सा अटपटा सा लगा, तो उन्होंने उसे लेटिन यानी कि लेटिन एक भाषा है अंग्रेजी की जनक भाषा, वो लेटिन में उसे अल
हर्ट्ज कहा जाता है। ठीक है, अब प्रकाश की तीव्रता को नापने की इकाई, तो ये एक छोटी सा फैक्ट है, प्रकाश को की जो तीव्रता रहती है, जो इंटेंसिटी है प्रकाश की, उसे नापने के लिए हम जो ऐसा यूनिट उसे कैंडेला कहा जाता है। कैंडेला CANDELA कैंडेला, और इसे हिंदी में ज्योति तीव्रता नापने की इकाई कहा जाता है कैंडेला को। और इसका जो सिंबल है वो CD, कैपिटल C एंड स्मॉल d है। तो परीक्षा में इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि ज्योति तीव्रता की नापने की इकाई क्या है, या लाइट की इंटेंसिटी नापने की इकाई क्या है, तो उसे कहते हैं कैंडेला। ठीक है, और अब हम जानते हैं आगे की बातें। तो जब हमने प्रकाश, चूँकि अभी तो हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं, हम बता सकेंगे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा है। लेकिन जो इनिशियल जो प्रकाश पे रिसर्च चालू हुई, तो सबसे पहले उनके बाद उन जो वैज्ञानिक थे उनके मन में यही सवाल आया कि यार ये प्रकाश है क्या चीज़, प्रकाश की प्रकृति कैसी है। पहले तो बहुत टाइम तक लोगों ने इस पर विचार नहीं किया, जस्ट उसको जनरली ले लिया। लेकिन जब वैज्ञानिकों के मन में जिज्ञासा हुई कि प्रकाश क्या है, कैसा क्या इसकी प्रकृति है, तो वो जानने के लिए उन्होंने अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत या अपनी अपनी जो थ्योरी है वो रखी। तो वो थ्योरी क्या है, मूल थ्योरी जो है वो 4 प्रकार की थ्योरी थी। सबसे पहली थी तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत यानी कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी थी? क्रिश्चियन हाइगेन ने दी थी। वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी थी हाइगेन ने। ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, उसके हिसाब से क्या था कि प्रकाश एक तरंग थी। हाइगेन ने जो बताया उसके हिसाब से प्रकाश को उन्होंने एक तरंग बता दिया। यहाँ पे केवल तरंग बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बोला कि प्रकाश एक केवल एक तरंग है। तो अब चूंकि उन्होंने एक प्रकाश को एक तरंग के रूप में बता दिया, तो उसके कुछ ड्रॉबैक भी रहे, तो वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आया कणिका सिद्धांत। उसके बाद नहीं है, उसके कंटेम्प्रेरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो वैज्ञानिक थे, क्रिश्चियन हाइगेन और न्यूटन, एक दूसरे को अपोज कर रहे थे। हाइगेन बोल रहे थे कि ये एक वेव है, और न्यूटन बोल रहे थे कि ये एक जो है पार्टिकल की एक श्रृंखला है। उन्होंने कणिका सिद्धांत दिया, पर बाद में मालूम चलता है कि वो दोनों ही सिद्धांत पूरी तरह से लाइट के नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। उसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक नॉर्मल तरंग थी, और विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया किसने? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम के एक वैज्ञानिक ने। ये उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि जो कणिका सिद्धांत था या जो तरंग सिद्धांत था, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि जो लाइट है वो निर्वात में कैसे गति कर रही है। क्योंकि तरंग जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग को अगर हम हटा दें, तो केवल तरंग की बात की जाए तो तरंग को मूवमेंट के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जैसा कि हम अभी जानते हैं कि जो लाइट है वो तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर रही है, वहाँ पे कोई है ही चीज़ नहीं, तो फिर ट्रेवल किस चीज़ से कर रही है, किस मीडियम में कर रही है। तो उसके लिए उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर मूवमेंट से विद्युत चुंबकीय तरंग बनती है। एक ऊपर एंड नीचे उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग एक वेव के रूप में से मूव करता है, जैसे ये वेव बनी हुई है, और इसी के परपेंडिकुलर, चूंकि ये एक्स वाई प्लेन में वेव दिखाई मैंने, ये ऊपर हमारा एक्स प्लेन हो गया, ये वाई प्लेन हो गया, तो ये एक्स वाई प्लेन में हमने बता दी, सॉरी वाई प्लेन, एक्स प्लेन ये हो गया, वाई प्लेन ऊपर हो गया। तो ये जो एक्स और वाई ये जो प्लेन में मूवमेंट कर रही है, ये एक तरंग है। लेकिन एक तरंग इस विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है, एक तरंग और ऐसे इसी के इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स जेड डायरेक्शन में अपना मूवमेंट करता है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो उनमें विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के लंबवत मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, तो ये उसका विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया, और उसने एक्सप्लेन किया कि जो विद्युत चुंबकीय चूंकि तरंगें रहती हैं वो वैक्यूम में भी मूवमेंट कर सकती है, इसलिए जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जो लाइट को एक विद्युत चुंबकीय तरंग कहा। उसके बाद आता है क्वांटम सिद्धांत। अब क्वांटम सिद्धांत क्या था, हो क्या रहा था कि जो 3 सिद्धांत हमने दिए हैं, जो तरंग सिद्धांत था पर्टिकुलर। अब एक छोटा सी बात बताऊं, विद्युत चुंबकीय तरंग और इस तरंग सिद्धांत में समस्या थी। हाइगेन ने जो तरंग सिद्धांत दिया था, हाइगेन ने जब जो तरंग सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि एक अदृश्य मीडियम जो है लाइट को के मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बताया कि यार आकाश में भी एक अदृश्य मीडियम है, और उस मीडियम को उन्होंने नाम दिया ईथर, और इस ईथर में ये लाइट मूव कर रही है। जबकि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, आकाश में कुछ नहीं है, मतलब अंतरिक्ष में कुछ नहीं है, अंतरिक्ष वैक्यूम है। तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये सिद्धांत। बाकी सब सिद्धांत यानी कि तरंग सिद्धांत जो है प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, रेखीय गति,
और व्यतिकरण को समझाने में सफल हुआ था। अब ये अपवर्तन परावर्तन ये आप अभी एज इट इज याद रख लीजिए, मैं बाद में आपको इसको वीडियो के आगे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पर आप यह याद रखिए कि तरंग सिद्धांत जो अपवर्तन परावर्तन रेखीय गति और व्यतिकरण को समझाने में जो है सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद क्या आया था कि उसके बाद जो हम सब लास्ट जो 4 सिद्धांतों में सबसे जो लास्ट सिद्धांत था वो क्वांटम थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या थी? क्वांटम थ्योरी प्रपोज करी थी मैक्स प्लांक ने। अब मैक्स प्लांक ने जो क्वांटम थ्योरी प्रपोज करी थी उसके हिसाब से क्या था कि लाइट ना तो पूरी तरह से वेव थी और ना ही लाइट ना तो पूरी तरह से पार्टिकल थी। ठीक है, लाइट ना तो पूरी तरह से वेव थी और लाइट ना तो पूरी तरह से पार्टिकल थी। तो फिर थी क्या भाई? जब वो बोल रहे हैं कि ना तो पूरी तरह से लाइट है ना पूरी तरह से पार्टिकल है, तो लाइट थे क्या? तो उसका आंसर ये था कि ये हाइब्रिड है, लाइट इज अ हाइब्रिड ऑफ पार्टिकल एंड वेव। उन्होंने बताया, उन्होंने इसको जो नाम दिया वो दिया क्वांटम। और क्वांटम क्या था? क्वांटम जैसा कि अभी जो सिद्धांत अभी उस क्वांटम को फोटॉन कहा जाता है, लेकिन ये क्या था? ऐसे वेव पैकेट के बंडल थे। ठीक है, वेव पैकेट। उन्होंने कहा कि लाइट है ना ना तो पूरी तरह से वेव है और ना ही पूरी तरह से पार्टिकल है। उन्होंने क्या बताया कि ये लाइट जो है एकदम कंटिन्यूस ऐसे नहीं है, जिगजैग 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 ऐसे वेव या कणों की ऐसी सीरीज नहीं है। उन्होंने कहा कि वेव है, लेकिन ये वेव कैसी है? कणों के रूप में बंधी हुई है, ये पैकेड है, पैक्ड फॉर्म में है। मतलब लाइट जो आ रही है आपके पास ऐसे बंडल आ रहे हैं और उस बंडल के अंदर एक वेव है, ऐसे बंडल आया और बंडल के अंदर एक वेव है। तो इससे इसके ड्यूल नेचर का पता चलता है। तो वर्तमान प्रचलित सिद्धांत यानी कि जो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक वर्तमान सिद्धांत प्रचलित है, उस सिद्धांत के अनुसार लाइट की नेचर द्वैत प्रकृति का है। लाइट एक द्वैत प्रकृति यानी कि ड्यूल नेचर का फिनोमिना है। ठीक है, ड्यूल नेचर यानी कि ये लाइट पैकेट तो कण तो है ही, क्योंकि ये पैकेट है और इसके अंदर क्या है? वेव है। तो ये दोनों उसको सेटिस्फाई करता है कंडीशंस को, इसलिए उन्होंने इसे ड्यूल नेचर का होना कहा। आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेरी रहे तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिख सकते हैं, हम उसका प्रयास करेंगे उसका आंसर करने के लिए। फिलहाल आप इसको देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि प्रकाश की जो चाल थी, अब ये तो आगे बात प्रकाश की कि प्रकाश किस प्रकार चल रहा है, लेकिन अब बात आती है कि प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल किस प्रकार है? तो प्रकाश की चाल क्या होती है कि प्रकाश की चाल एक कांस्टेंट नहीं है। प्रकाश की चाल मीडियम डिपेंडेंट है, वो मीडियम टू मीडियम वेरी कर सकती है। जो हम प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बताते हैं, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड वो है आपकी निर्वात में चाल, यानी कि वैक्यूम में चाल। वो एक निरपेक्ष एक एब्सोल्यूट चीज़ है। लेकिन जब वो वही प्रकाश मीडियम में किसी मीडियम में ट्रैवल करेगा तो फिर वहाँ पे उसकी चाल चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न मीडियम में अलग अलग होती है, और जो उसकी चाल है माध्यम के अपवर्तनांक पर व्युत्क्रम रूप से निर्भर करती है। जिस माध्यम मतलब व्युत्क्रम रूप से यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम होगी, मान लीजिए कोई मीडियम है, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है कहने का आशय, जैसे मान लीजिए जल है, तो जल में अगर प्रकाश की चाल है तो वो जल का जो अपवर्तनांक होगा, जल का जो अपवर्तनांक होगा उस अपवर्तनांक के रेसिप्रोकल होगी यानी कि अगर अगर उसकी चाल मान ली जाए प्रकाश की चाल, तो ये रेसिप्रोकल होगी किसकी? अपवर्तनांक म्यू की। अपवर्तनांक क्या होता है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। अपवर्तनांक आप अभी थोड़ा इंट्रो के रूप में आप समझ लीजिएगा। अपवर्तनांक जो है रेशो है किसी मीडियम में प्रकाश की चाल का और है ना, ये रेशो होता है। मतलब ये क्या है, एक सापेक्ष वाली बात हो जाती है। 2 मीडियम रहते हैं, उस एक मीडियम में प्रकाश की चाल क्या रहती है और दूसरे मीडियम में प्रकाश की चाल क्या रहती है, उन दोनों का जो रेशो रहता है वो उसका अपवर्तनांक कहलाता है, पहले मीडियम से लेके दूसरे मीडियम के सापेक्ष में, यानी कि ऐसा। तो आगे जब हम उसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको थोड़ा क्लियर में समझ में आएगा। अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में समझिए। जो भिन्न प्रकाश की जो चाल है, यानी कि जिसे अगर हम v से डिनोट करते तो वो माध्यम के अपवर्तनांक के रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम अनुपाती होगी, यानी कि व्युत्क्रम रूप से होगी। v व्युत्क्रम रेसी है ना, ये सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी और ये c/μ हो जाए, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये रहता है।
अब हम चलते हैं प्रकाश की चाल का नापने का प्रयास कैसे हुआ। तो प्रकाश की चाल को नापने के लिए जो प्रयास सबसे पहले किया है, सफल प्रयास जिसे कहा जाएगा, लोगों ने नापने का प्रयास किया उसको, लेकिन वो उतना सफल नहीं हुए, एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू थी वो नहीं निकाल पाए। तो एक डेनमार्क के खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था ओल्स रोमर उनका नाम था, इस टाइप से ओल्स एंड रोमर, ये उनका नाम था। ओल्स रोमर ने 1676 में प्रकाश की चाल को नापा प्रकाश की चाल को किसने? ओल्स रोमर ने 1676 में पहली बार व्यवस्थित रूप से नापा। तो वो कैसे नापा उन्होंने क्या किया कि जो बृहस्पति जो ग्रह है हमारा, क्योंकि वो एक खगोल शास्त्री थे तो वो ग्रहों का अध्ययन करते थे उनकी दूरबीन से। अब हुआ क्या कि उन्होंने ग्रह जो बृहस्पति का एक चंद्रमा है जिसका नाम था लो, इसका नाम क्या है? चंद्रमा। बृहस्पति के चंद्रमा का क्या नाम था? लो, एल और ओ, ये सिंपल स्पेलिंग है उसकी। तो उन्होंने क्या किया कि जब जो चंद्र ग्रहण हुआ तो उस चंद्र ग्रहण होने के ड्यूरेशन के आधार पर उन्होंने पृथ्वी से ऑब्जर्वेशन किए, और जो ज्योमेट्री जिसे आप ज्यामिति कहते हैं, ज्यामिति गणना के आधार पर उन्होंने उसकी लाइट की चाल निकाली। जब चंद्र ग्रहण हुआ तो चंद्र ढक गया, जब वापस वो क्लियर हुआ तो क्लियर होने और उसके बीच में जितना टाइम लगा है ना, क्लियर होने के बाद लाइट आने में जितना टाइम लगा उसकी ड्यूरेशन उन्होंने नापी, और उस ड्यूरेशन को उन्होंने क्या कहा? ड्यूरेशन नापने के आधार पर उन्होंने बताया कि जो लाइट की जो स्पीड है वो 2,14,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड थी, है ना। 2,14,000 किलोमीटर पर सेकेंड उन्होंने लाइट की चाल को नापा। ये बात होगी। अब क्या हुआ कि ये जो नापा उन्होंने, अब हम जो वर्तमान में अभी जानते हैं कि 3,10⁸ मीटर पर सेकंड अभी ये जो नॉन स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसमें और इसमें वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि ये तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख है और ये 14,000, यानी कि करीबन कितना मान लें अपन इसको, 86,000 किलोमीटर पर सेकंड का डिफरेंस है इसमें। तो वो किस लिए था? क्योंकि उस टाइम पे जो पृथ्वी की गोलाई थी, ये जो डिस्टेंस थी, वो इतनी एग्जैक्ट एक्यूरेटली ध्यान नहीं थी लोगों को। तो वो जो एरर थी, उस एरर के कारण ये इसमें डिफरेंस आया 86,000 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर का, सेकंड का जो है उसमें डिफरेंस आ गया, जो ओल्स रोमर ने चाल बताई। लेकिन चूंकि उन्होंने बताई और वो थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर उस टाइम के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली सही थी, इसलिए इसे कहा जाता है कि उन्होंने जो प्रकाश की चाल सर्वप्रथम बताया किसने? ओल्स रोमर ने पहली बार बताया। अब उसके बाद जो और वैज्ञानिक खोजें हुई, ज़्यादा हम एक्यूरेटली जब हमारी पृथ्वी की डायमीटर वगैरह और जो ग्रहों के बीच की जो दूरी थी उनको नाप सके, तो उसके बाद उसकी जो चाल थी, प्रकाश की चाल जो है, निर्वात में मालूम पड़ी 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड। इसे मीटर में 2 लाख, ये लिखा है मीटर में 299,792,458। इतना तो मेरे को भी आता नहीं है, इसलिए आप इसको एज इट इज याद रख लेना। मैं गणना करने बैठूंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 1.5 वो थोड़ा सा बचकाना लगेगा। तो आप इसमें 299,792,458 मीटर पर सेकंड, ये केवल एक आपको जानकारी देने के लिए। और इसकी को हम राउंड में क्या लिखते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये उसका चूंकि अप्रोक्सीमेशन है तो इसलिए उसको हमने वैसा लिख दिया। ये निर्वात में चाल है। अब निर्वात में चाल और वायु में चाल बराबर क्यों मानी जाती है? जबकि मैंने आपको बोला कि भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है, तो फिर निर्वात का वायु का रिफ्लेक्सिव इंडेक्स अलग है, तो फिर उसमें चाल अप्रोक्सीमेट क्यों है? क्योंकि उसमें डिफरेंस बहुत कम है। निर्वात में और वायु में जो लाइट की चाल रहती है, जो स्पीड ऑफ लाइट रहती है, वो बहुत कम डिफरेंस रहता है, इसलिए हम उसको एक जैसा ही मान लेते हैं। जब साइंस में क्या होता है, जब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में चीज़ मापी जाती है तो फिर छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड कर दिया जाता है। वैसे ही अगर निर्वात में अगर 2, 4, 5 या 20,000 किलोमीटर का भी फर्क आ रहा तो वो साइंस की दृष्टि में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है वायु की और उसकी चाल में, तो इसलिए उसको अवॉइड कर देते हैं जनरल याद रखने के हिसाब से। पर जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें उन सभी डिटेलिंग का ध्यान रखा जाता है। तो ये केवल हमारे पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए, लेकिन साइंटिफिक अगर आप में से कोई वैज्ञानिक हो और वैज्ञानिक गणना कर रहा तो इसको मत ले लेना, उसको आपको एक्यूरेट ही देना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये जो हमने लिखा है यही किलोमीटर पर आवर में लिख रखी है लाइट की स्पीड। मील पर सेकंड में 1,86,000 है और मील पर घंटे में ये कुछ ऐसा है, आप देख लेना, मैं भूल गया इतना कोई वो नहीं। तो ये क्या हो रहा है कि ये हमने इसलिए लिखी कि कभी अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये याद रहे। ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसको थोड़ा रटना पड़ेगा, पर आप रट लीजिएगा क्यों, या याद रख सके तो याद रख लीजिएगा। ये है किलोमीटर पर आवर में, ये मील पर सेकंड में और ये मील पर
आवर्स में इसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब हो सकता है यार ESB का मन करे कि नहीं ये दो हम 3 लाख ये तो सभी को याद हो गया, तो हम कुछ अलग करें, कुछ यूनिक करें, तो फिर ये इस टाइप से दे सकता है और आपको याद नहीं होगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आप कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आंकड़े आपके पास कैलकुलेटर होगा नहीं तो आप इतना सहजता से कैलकुलेशन उसको कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको याद रख सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपके एग्जाम में कहीं क्लिक हो गया तो आप इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि एक फैक्चुअल बात और है, प्रकाश की गति से ज़्यादा दुनिया में किसी चीज़ की स्पीड नहीं हो सकती। ये एक फैक्ट है कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा किसी चीज़ की स्पीड हो ही नहीं सकती। अब एक मैंने डिस्कवरी पे एक वो देखा था, एक्सपेरिमेंट देखा था, उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने बताया कि यार उन्होंने अज्यूम कर लिया कि कोई चीज़, कोई ट्रेन है, कोई बुलेट ट्रेन टाइप की कोई ट्रेन उन्होंने बनाई और उसको उन्होंने माना कि ये ट्रेन जो है लाइट की स्पीड से भाग रही है। अब उस लाइट की स्पीड से भागती हुई ट्रेन के ऊपर छत पे एक फ़र्ज़ कीजिए छत पे कोई आदमी बैठा है, उसने एक बॉल फेंकी, वो फेंकी उसने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, अब क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम दो वस्तुएं जब दो वस्तुएं मिलकर एक सिस्टम बना देती है ना, ये मान लीजिए ट्रेन है आपकी, इस ट्रेन के ऊपर कोई आदमी बैठा है, ये ट्रेन चल रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इस आदमी ने 20 की स्पीड से कोई गेंद फेंक दी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो होगा क्या, जैसा कि हम जानते हैं जो हम रेक्टिलिनियर मोशन जो हमने 1 वीमी गति पढ़ी है, उस गति के हिसाब से ये जो 3 लाख गुणा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, इसमें ये 20 मीटर जुड़ जाएगा। तो जो बॉल फेंकी है उस बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, 3 लाख प्लस ये 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या हो रहा है, तो क्या ऐसा हो प्रैक्टिकल संभव है? तो वैज्ञानिकों ने उनकी गणना के आधार पर बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, लाइट की स्पीड के आगे कोई चीज़ जा नहीं सकती। तो ये 20 मीटर पर सेकंड जो बढ़ने वाली बात है वो फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जब आप इसको 20 मीटर पर सेकंड से भेजेंगे तो आपने तो फेंक दी, लेकिन वो प्रकृति इसको स्लो डाउन कर देगी और उसको उस हद में ले आएगी कि उस स्पीड जो है वापस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाए। ये एक फैक्ट है, ये आपको जानकारी देने के लिए, परीक्षा में आए नहीं आए पर आपके भेजे में ये बात होनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है। परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या प्रकाश लाइट की स्पीड, अगर उस किसी ने आदमी ने बॉल फेंकी तो लाइट की स्पीड से चलती हुई वाहन से अगर किसी ने बॉल फेंकी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। तो आप कई बार हम अगर 1 वीमी गति की बात कर लें तो वहाँ पे क्या होगा कि वो उसको ऐड कर देता है और उसको बढ़ा के बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जो बात हो रही है क्वांटम लेवल पर और बहुत अलग ही लेवल पर हो रही है, इसलिए वहाँ पे लाइट की स्पीड बढ़े, जो बॉल सिस्टम की पूरी की स्पीड जो है वही 3 लाख × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगी। आगे चलते हैं। अब जो है बात आता है वस्तुओं, जो प्रकाश के प्रति जो वस्तुएं व्यवहार करती हैं उसके आधार पे वस्तु का क्लासिफिकेशन। तो वस्तु को इन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है प्रकाश के प्रति व्यवहार के हिसाब से। पहले आती है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुओं को हम कहते हैं, इनको मिटा देता हूँ मैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड प्रदीप्त वस्तुएं। इंग्लिश में उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट या लुमिनस बॉडी कहा जाता है। लुमिनस भी लिख देता हूँ इंग्लिश में मैं आपके लिए, LUMINOUS, ये लुमिनस है ना, ये दिस इज NOUS, लुमिनस बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, ये बात होगी प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु जो खुद का लाइट इमिट करती है, जैसे तारे, जैसे सूर्य, जैसे बल्ब खुद का लाइट इमिट कर रहा है, तो वो एक लुमिनस बॉडी है, यानी कि एक प्रदीप्त वस्तु है। उसके बाद आती है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो खुद का लाइट इमिट नहीं करती, खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, लेकिन दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती है, यानी दूसरी लाइट के कारण वो दिखाई देती है, जिन्हें हम कहते हैं नॉन लुमिनस बॉडीज, है ना। अब इस नॉन लुमिनस बॉडीज कौन सी होती है, जैसे चंद्रमा खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, वो रिफ्लेक्टेड लाइट से प्रकाशित होता है, इसलिए चंद्रमा एक नॉन लुमिनस बॉडी है। जैसे टेबल वगैरह मेज जो लाइट इमिट नहीं करती वो नॉन लुमिनस होगी। उसके बाद आती है पारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट, इंग्लिश में जिसे बोला जाता है ट्रांसपेरेंट, और ये पेरेंट, ट्रांसपेरेंट। जो ट्रांसपेरेंट वस्तुएं वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को अवरोधित नहीं करती। देखिए क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ देख पाते हैं, हमारे नेत्र जो कोई चीज़ देख पाते हैं, तो होता क्या है कि लाइट उस पर पड़ती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है,
हमारी आंखों में पहुंचती है, रेटिना उसे डेवलप करके ना उसे हमें हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो पारदर्शक वस्तुएं होती है, ये क्या उस पड़ने वाली लाइट को रोकती नहीं है और उसको आर पार जाने देती है। जब अवरोध ही नहीं रहता तो वो क्या है, क्या पारदर्शक दिखने लग जाती है। भाई कोई अवरोध ही नहीं तो आपको लगे, आंखें क्या समझती कि कुछ नहीं है, थोड़ा सा बहुत माइनर सा अवरोध रहता है, ताकि हम तब उसका डिफरेंस बता पाते हैं कि बीच में कोई कांच खड़ा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कांच है, ट्रांसपेरेंट कांच है, तो अगर कोई दूर से देखेगा तो उसे दिखाई नहीं देगा, कोई पास से देखेगा तो उसे दिख जाएगा यार कांच है, पर फिर भी वो ट्रांसपेरेंट रहता है और हम आर पार देख पाते हैं, क्योंकि वो लाइट को उतना रोकता नहीं है, रोकता है पर बहुत माइनर। तो इस टाइप की वस्तु है, जैसे कांच है, ये पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो प्रकाश की किरणों को पूरी तरह से अवरोधित कर देती है। जैसे ये दीवार है, ये दीवार जो है अपारदर्शक है, इससे लाइट थ्रू उस कमरे में नहीं जा पा रही, तो जो दीवार है वो एक अपारदर्शक वस्तु है, यानी कि ट्रांसलूसेंट, इसे ओपेक कहा जाता है, सॉरी इन्हें ओपेक कहा जाता है, OPAQUE, ओपेक है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। और अर्धपारदर्शक वस्तुएं यानी कि ट्रांसलूसेंट इसे कहा जाता है, ट्रांसलूसेंट। अब ये यहाँ पे ये छोटी सी बात बताने का कारण ये है कि कभी कभी इंग्लिश में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये बताने का कि यार ट्रांसलूसेंट यानी कि अर्धपारदर्शक। उन्हें पता होगा कि अर्धपारदर्शक गमी क्या होती है। अर्धपारदर्शक वस्तु वो होती है जो कुछ मात्रा में लाइट को जाने देती, कुछ मात्रा में लाइट को नहीं जाने देती। तो जो जैसे रंगीन कांच है वो एक अर्धपारदर्शक चीज़ हो जाएगी, वो रंगीन कांच जो अर्धपारदर्शक चीज़ होगी, उसमें कुछ हिस्सा लाइट का चला जाता है, कुछ हिस्सा रुक जाता है। तो ये हमने बताया कि प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर जो वस्तुएं होती हैं वो इस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया जाता है। आगे चलते हैं। अब प्रकाश का विवर्तन आता है। प्रकाश का विवर्तन एक फिनोमिना है लाइट से रिलेटेड। प्रकाश से विवर्तन क्या होता है? विवर्तन का अर्थ है विचलित हो जाना। विवर्तन का सिंपल भाषा में अर्थ है विचलित हो जाना। तो ये लाइट का विचलन है अपने माध्य से, मार्ग से। अब होता क्या है कि सामान्यतः प्रकाश का जो एक गुण है वो ये है कि वो हमेशा सीधी लाइन में गमन करता है। जैसा आपने लेज़र देखा होगा, लेज़र हमेशा सीधी लाइन में, लेज़र एक लाइट है तो वो क्या है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से, जब तक मीडियम समांगी है। समांगी मीडियम यानी कि अगर एक ही मीडियम में चल रहा है तो वो सीधा जाएगा। अगर मीडियम बीच में चेंज होता है तो डेंसिटी या अपवर्तनांक के आधार पर वो चेंज हो, उसकी वो एक अलग फिनोमिना काम करेगा। पर अगर मीडियम समांग है यानी कि एक जैसा मीडियम है जिसकी डेंसिटी थ्रू आउट एक जैसी है, तो वहाँ पे लाइट एकदम लीनियर यानी कि एकदम रेखीय रूप में गति करती है। ये इस प्रकार से गति करेगी। अब क्या होता है कि ये जो सीधी रेखा में गति कर रही थी लाइट, ये मैंने मतलब लाइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा अवरोध पैदा कर रहा हूँ और इस अवरोध में मैंने एक गैप कर दिया। ये जो एक गैप है, एक मैंने प्लेट रखी और इस प्लेट के आगे, प्लेट में मैंने एक छोटा सा एक छिद्र बना दिया। ठीक है, एक छिद्र बना दिया मैंने छोटा सा। अब ये जो छोटा सा छिद्र है, जब लाइट इस छोटे से छिद्र में, बहुत बारीक सा छिद्र करा अगर मैंने, मतलब उस छिद्र के लिए उस छिद्र का बहुत बारीक होना जरूरी है, तब जाके हमें ये फिनोमिना देखने मिलेगा। ये जो ऊपर वाली लाइट थी ये सीधे निकल गई। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली जो लाइट आई है, ये जो नीचे वाली लाइट जो मैंने यहाँ से टार्च लगा के भेजी इस लाइट को, तो ये लाइट जब यहाँ से सीधे निकल रही है, अब इसके बीच में ये पूरा अवरोध है और इस अवरोध के बीच में एक छोटा सा छेद है और मैं चाह रहा हूँ कि इस छेद में से निकले। जब ये लाइट इस छेद में से निकलती है तो ये लाइट क्या होती है, थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। ये लाइट टिल्ट हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका सीधा मार्ग तो क्या था, ये इसका सीधा मार्ग था, लेकिन इस अवरोध के कारण ये थोड़ी सी टिल्ट होकर इधर मुड़ जाती है। लाइट का एक छोटे से अवरोध के कारण जो मुड़ जाना होता है उसे हम विवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा छिद्र जो मैंने बनाया था, इस छिद्र में से गुजरने के बाद लाइट अपने सीधे रास्ते की बजाय थोड़ा सा अपना टेढ़ा रास्ता अख्तियार करती है और ये इधर मुड़ करके इधर मुड़ने लग जाती है। तो ये इधर जो परछाई वाला, इस ऑब्जेक्ट की परछाई इधर पड़ रही थी, क्योंकि इधर लाइट है तो इधर पीछे की तरफ परछाई आ रही और ये इस परछाई की तरफ मुड़ गई। इसी अवरोध आने के कारण उसकी परछाई की ओर मुड़ जाता है। यही घटना जो है प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। प्रकाश का विवर्तन क्या है, किसी बहुत छोटे सूक्ष्म अवरोध से होकर गुजरने पर लाइट का मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन। अब क्या होता है कि प्रकाश, जैसे सूरज से प्रकाश आता है, प्रकाश का प्रकीर्णन आपने सुना हो कि जैसे आसमान नीला दिखाई दे रहा, तो नीला किस कारण से दिखाई दे रहा? क्या होता है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जहाँ पर उस मीडियम में यानी कि उस माध्यम में बहुत बड़ी मात्रा में सूक्ष्म पार्टिकल यानी कि माइक्रो पार्टिकल यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हों, जैसे कि हमारा जो
वायुमंडल है, इसमें बहुत बारीक बारीक, बहुत ही माइक्रो लेवल पे, मतलब नैनो लेवल पे एक पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, दूसरे गैसेस पार्टिकल्स हैं, आपके दूसरे वायुवी कण हैं, धूल है, तो वो सब हमारे वायुमंडल में मौजूद है। अब क्या होता है कि जब ऐसे किसी मीडियम में जहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल उपलब्ध हो, वहाँ पे जब कोई लाइट, यानी कि मान लीजिए सूरज है, ये सूरज है, सूर्य का प्रकाश है, ये मैंने सूर्य ड्रा किया, अब इस सूर्य से ये लाइट निकल रही है, सीधी सीधी लाइट निकली। हो क्या रहा, अब यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल है, ये 2 मिनट छोटे पार्टिकल को मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। ये जो गोल मैंने बनाया है आपका, इसको मैं रेड कर देता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये जो पार्टिकल है, जो पिंक कलर का जो मैंने ड्रॉ किया, ये मान लीजिए पार्टिकल है। ये जो ब्लू कलर की है, ये सूरज की लाइट है। अब जब लाइट इस पर पड़ी, इस छोटे से पार्टिकल पर ये लाइट पड़ी, तो हुआ क्या, लाइट पड़ने के साथ ही ये अलग अलग दिशाओं में ऐसे बिखर गई, ठीक है, परावर्तित हो गई। लाइट इस पे पड़ी, कैसे पड़ी, ये ऐसे आई लाइट, यहाँ पे आई, इस पे गिरी ऑब्जेक्ट पे, और ये फिर ऐसे इसका परावर्तन हो गया सभी दिशाओं में। तो सभी दिशाओं में इस प्रकार से लाइट का परावर्तन हो जाना, किसी छोटे से पार्टिकल से टकरा के लाइट का परावर्तन हो जाना, उसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लिख लीजिएगा, राइटिंग थोड़ी सी वो आ रही है, पर आप समझ जाइएगा इंग्लिश में, चूंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो आप समझ ही जाएंगे कि स्कैटरिंग, स्कैटरिंग यानी कि SCATTERING, स्कैटरिंग यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। हिंदी मीडियम वाले भी इसको याद रखें, कहीं ऐसा नहीं हो कि खाली स्कैटरिंग आ जाए और आप भूल जाओ कि यार ये क्या आ गया। तो ये चीज़ है, स्कैटरिंग क्या होती है, लाइट के किसी छोटे, प्रकाश के किसी छोटे माध्यम पार्टिकल पर गिरने पर उसका सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाना, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग कहलाता है। अब होता क्या है कि इस जो स्कैटरिंग है, इसमें एक अजीब सी बात है कि जो प्रकाश जो है, अगर लाल रंग का प्रकाश उस पर गिर रहा है तो वो सबसे कम वो होता है, प्रकीर्णन होता है उसका, और बैंगनी रंग का जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकीर्णन की जो प्रकृति है वो रेसिप्रोकल होती है, यानी कि व्युत्क्रम होती है, किसकी, अपनी तरंग दैर्घ्य की। यानी कि अगर लाइट की तरंग दैर्घ्य पे इसका जो है प्रकीर्णन निर्भर करता है। अगर उस किसी प्रकाश की या किसी कलर के प्रकाश की वेवलेंथ यानी कि लेमडा ज़्यादा है, जिसे लेमडा से डिनोट किया जाता है, तो उसका प्रकीर्णन कम होगा। और अगर जिसका प्रकीर्णन जिसका की वेवलेंथ कम है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। ये रेसिप्रोकल उसमें रिलेशन रहता है, ठीक है, इन्वर्ट रिलेशन रहता है उसमें, कि लाल जो हमारा जो श्वेत प्रकाश है, आप जानते हैं कि वो अलग अलग प्रकाशों में मिलकर बना होगा, जिसे हम प्रिज्म वाले पोर्शन में, इस वीडियो के नेक्स्ट वाले जो इस वीडियो का जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें हम उसको समझेंगे। अभी आप याद रखिएगा कि जिस तरंग दैर्घ्य से प्रकीर्णन का जो गुण है वो तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी तो प्रकीर्णन कम होगा, पर अगर तरंग दैर्घ्य कम होगी तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, और जो बैंगनी रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये ऐसा कुछ था। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? क्या होता है कि जैसे कोई समतल लेपित सतह यानी कि पॉलिश्ड सरफेस होता है। आपने देखा हो कई चमकीली, मम्मी ने ज़्यादा जो तपेली ज़्यादा घिस दी, चाय की तपेली अगर मम्मी ने ज़्यादा घिस दी तो चमकने लग जाती है, ठीक है। मम्मी ने उसको घिसने से आज पॉलिश होगी उसकी, मतलब आप जब बार बार किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो उसको पॉलिशिंग करना कहते हैं। बारंबार आप जब किसी सरफेस को रगड़ते हैं तो उसकी जो ऊपर की जो माइक्रो लेवल पे जो उस पर जो खुरदरापन या उभार जो रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तब वो सरफेस बिल्कुल चिकना हो जाता है और उससे फिर लाइट का रिफ्लेक्शन होने लग जाता है। तो आपने तपेली देखा वो मम्मी ने ज़्यादा घिस दी तो वो चमकने लग जाती है ना, विम बार से चमका दी, तो ऐसा कुछ है। तो समतल लेपित सतह से टकरा कर प्रकाश का अपने ही माध्यम वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि परावर्तन है क्या। ये कोई सरफेस था, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कांच था, ठीक है, समतल और लेपित। समतल यानी कि ये प्लेन चीज़ हो गई, लेपित यानी कि पॉलिश, इसके नीचे सिल्वर की पॉलिश रहती। कांच के नीचे जो चमकीला, कांच चमकीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि कांच तो ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन कांच के पीछे क्या है, जो हमारा जो दर्पण रहता है जिसे हम मिरर कहते हैं, उसके पीछे सिल्वर नाइट्रेट की लेपन या पॉलिश कर दी जाती है, जिसके कारण वो चमकीला से दिखाई नहीं लगता। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से अगर किसी सोर्स ने लाइट छोड़ी, ये एक मीडियम था ऊपर की तरफ, इस मीडियम से एक लाइट छोड़ी मैंने, ये लाइट यहाँ पे टकराई इस समतल दर्पण पे और ये वापस लौट गई किधर? वापस उसी मीडियम में, जिधर तरफ से आई थी उसी तरफ लौट गई।
तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि किसी समतल लेपित सतह से टकराकर प्रकाश का अपने पुनः उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये एक मिरर था, मैंने मिरर बनाने का प्रयास किया है। ये मिरर का स्मूथ सरफेस है, इसके नीचे ये जो लंबी लंबी मैंने लाइन खेली है ये उसको उसके पॉलिश सरफेस को दिखाती है। ये पॉलिश सरफेस पे जब ये लाइट टकराई तो ये लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगी, इसे प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। रिफ्लेक्शन REFLECTION रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के संबंध में 2 नियम हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के संबंध में 2 नियम है, उसके लिए मेरे को एक इमेज ड्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। इमेज ड्रा करता हूं मैं। ये आपका एक स्मूथ सरफेस है, इस मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, ये इसको मैं पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन को पिंक पॉइंट से बता रहा हूँ, इंसिडेंट रे को मैं ग्रीन लाइट से बता रहा हूँ, और जो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको मैं ब्लैक से बता देता हूँ, ठीक है। इसको हम बता देते हैं। अब इसके बीच में हम बता देते हैं एक एंगल, इसके बीच में एक नॉर्मल खींच रहा हूँ मैं। तो ये कुछ ऐसा सा डायग्राम है, इसको आप समझिएगा। हो क्या रहा है, ये जो ग्रीन इस लाइट जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण है, ठीक है। आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आप समझ गए। ये नीचे जो ब्लू रंग का है ये हमारा कांच है, एक प्लेन कांच है। समतल दर्पण से हम परावर्तन समझ रहे हैं इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। ये जो है एक प्लेन कांच है, इस समतल दर्पण पे ये हरे रंग की इंसिडेंट लाइट आई। ये जो लाइट आई तो ये इस पिंक कलर के जो बिंदु है यहाँ पे टकराई, ठीक है। इस बिंदु पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, समतल दर्पण से टकराई तो ये रिफ्लेक्ट हुई, और ये काली जो ब्लैक रंग की जो लाइन है ये उसकी उस इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्टेड रे है। अब क्या हो रहा है कि इस पॉइंट, ये जो पिंक वाला जो पॉइंट था ये पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, यानी कि इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मैंने एक अदृश्य, ये आपको दिख रही है लाल रंग से लेकिन ये एक्चुअल अदृश्य होती है, एक अपन अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। तो ये जो डॉट डॉट वाली जो रेड लाइन है ये एक आभासी लाइन है। इस आभासी लाइन जो है ये इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत डाली गई है। तो क्या होता है कि जो एंगल इंसिडेंट रे इस नॉर्मल से बनाती है, यानी कि इस लंब से जो इंसिडेंट रे का एंगल बन रहा है थीटा आई, यहाँ पे मैंने इसे थीटा आई से डिनोट किया, वही एंगल ये थीटा आर यानी कि रिफ्लेक्टेड रे भी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, जिस एंगल से जो नॉर्मल से यानी कि जो लंब से इंसिडेंट रे एंगल बना रही है वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाती है। ये एंगल, दिस एंगल थीटा आई एंड दिस एंगल थीटा आर आर इक्वल। थीटा आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल इससे बन रहा है आपका, अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, इस पॉइंट को बी नाम दे दूं, इसको नाम दे दूं सी और इसको नाम दे दूं डी, तो एंगल जो है एंगल ए बी सी वुड बी इक्वल टू एंगल ए बी और डी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। ये तो हो गया आपका कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है आप परावर्तन का, कि ये जो आपतित किरण यानी कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है ये एक ही तल में होते हैं। इसका आशय क्या होता है, एक ही तल में होने का आशय ये है, मैंने एक एक्सिस यहाँ बनाया है, ये ठीक है, मैंने एक एक्सिस ड्रा कर दिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब जो हमारी जो पूरा जो सेटअप है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये केवल 2 ही अक्षों के बीच में है, यानी कि एक्स और वाई प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन में है, यानी कि एक ही तल में। मतलब कहने का आशय ये है कि इसके अलावा कोई, अगर इधर जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस में कोई रे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, रे इंसिडेंट हुई एक्स एक्सिस में, एक्स वाई प्लेन में, और रिफ्लेक्ट भी हुई एक्स वाई प्लेन में, और ये जो हमने लंब डाला था ये भी एक्स वाई प्लेन में ही था, ना कि
किसी जेड एक्सिस में, यानी कि इधर अगर जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस में कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो गए, ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात ये आ गई कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया जो आपतन बिंदु पे लंब है वो एक ही प्लेन में होता है, जिस ये एक्स और वाई प्लेन में है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। परावर्तन का नियम इतना सही है कि जो किसी समतल दर्पण पे या किसी समतल तल पे कोई किरण आपतित होती है, तो जब किरण उस समतल दर्पण से आपतित होकर रिफ्लेक्ट होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है बराबर होते हैं। जो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या जो आपतन बिंदु है जहाँ पे किरण टकराती है, उस बिंदु पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होंगे। ये दूसरा नियम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब समतल दर्पण क्या होते हैं? दर्पण जो मैंने आपको बताया कि जो कांच रहता है, एक तो कांच रहता है जो ट्रांसपेरेंट रहता है, जब उसको पीछे से पॉलिश कर दिया जाता है तो वो दर्पण में परिवर्तित हो जाता है। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण एक तो होता है समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर कहते हैं, और एक होता है गोली दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण जो आप कांच, हम जो चेहरा देखते हैं वो कांच वाला, और स्फेरिकल मिरर थोड़े से कर्व्ड रहते हैं वो भी मिरर्स ही है लेकिन उनका कर्वे, उनमें एक उभार रहता है, तो उसके कारण उन्हें स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर कहने का और एक कारण ये भी है कि वो किसी गोले से काट के बनाए जाते हैं। एक गोला बनाया जाता है, उस गोले से उस स्फेरिकल मिरर को काट के अलग किया जाता है, इसलिए उसे स्फेरिकल मिरर भी कहा जाता है। अब समतल दर्पण से परावर्तन के हम पहले तो कुछ नियम समझ लेते हैं। समतल दर्पण से चूंकि क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा खास तो नहीं आएगा क्योंकि सिंपल सही है, पर आप इसको समझ लीजिए। समतल दर्पण से परावर्तित किरण जो है बिना किसी वस्तु का से बना प्रतिबिंब जो रहता है, समतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु का आपने रखा तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आकार में वस्तु के बराबर बनेगा और आभासी बनेगा। अब आभासी होने का रीज़न हम समझे। मान लीजिए कि ये एक दर्पण रखा मैंने, यहाँ पे कोई वस्तु है ए बी, इससे लाइट गई, इससे लाइट गई, ये जो लाइट गई तो इसका जो प्रतिबिंब है वो इसके पिछले वाले हिस्से में हमें ऐसा, वो जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पीछे बनता है, इस जगह बनता है, सेम आकार का बनेगा। ये जो डिस्टेंस है, अगर ये ए से ए बी की इस मिरर से डिस्टेंस एक्स है तो ये भी एक्स दूरी पे ही बनेगा। लंबाई अगर ए बी है तो यहाँ पे भी लंबाई ए बी रहेगी, लेकिन ये बनेगा पीछे की तरफ। पीछे की तरफ बनने के कारण जब हम इसके आगे पर्दा लगा के रिफ्लेक्टेड रे को कैच करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ मालूम नहीं पड़ेगी, कोई भी चीज़ हमें दिखेगी नहीं। मतलब जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में आगे रिफ्लेक्ट वो नहीं होती और अंदर से आता हुआ प्रतीत होता है, जब जो इमेज कांच के पीछे की तरफ बनती है, ये इसे हम राइट साइड, इस लेफ्ट साइड को हम आगे की तरफ मानते हैं कांच के हिसाब से। ऑप्टिक्स के पर्सपेक्टिव में जो हमारा लेफ्ट साइड ऑप्टिक्स जब हम पढ़ते हैं तो ऑप्टिक्स के पर्सपेक्टिव में जब हम राइट साइड जो रहता है वो हमारा सीधा साइड रहता है, और लेफ्ट साइड जो रहता है उसे बैक साइड समझा जाता है। तो ये कांच का जो मिरर जो है इसके बैक हिस्से में ये आपका इमेज बन रहा है, कि इमेज बैक इससे बन रहा है, इसलिए इसे आगे प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पे पर्दा लगा के इस इमेज को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे आभासी कहते हैं। तो समतल दर्पण से जो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है किसी वस्तु का, तो वो हमेशा सीधा होता है, वस्तु के समान ही दूरी पर खड़ा रहता है, वस्तु की साइज का होता है, लेकिन आभासी होता है। आभासी यानी कि उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर उसका प्रोजेक्शन प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इसके गुणधर्म है, ये आप याद रख लीजिएगा। चारों पांचों जो गुणधर्म मैंने बताया, आभासी, सीधा, वस्तु की समान दूरी का, वस्तु की समान ऊंचाई का। ठीक है, अब ये जो प्रतिबिंब जो है पार्श्व रूप से उल्टा प्रतीत होता है। पार्श्व रूप से उल्टा प्रतीत होना का आशय क्या होता है? पार्श्व रूप से उल्टा प्रतीत होने का आशय ये रहता है कि जो हमारा लेफ्ट रहता है वो हम राइट से, हम अगर लेफ्ट हैंड को मूव करते हैं तो हमें कांच में ऐसा प्रतीत होगा कि वो राइट हैंड में मूवमेंट हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ये एक इल्यूजन है, लेकिन बस इस इल्यूजन को क्या कहा जाता है? लेटरल इन्वर्जन। इस इल्यूजन को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन यानी कि पार्श्व परिवर्तन, या है ना, पार्श्व रूप से उल्टा, लेटरल इन्वर्जन को ये कहा जाता है। तो लेटरल इन्वर्जन एक आभासी चीज़ है, वास्तव में लेटरल इन्वर्जन होता नहीं है। होता क्या है कि कांच के सामने हम जब खड़े होते हैं, जो हमारा किसी वस्तु का जो पिछला हिस्सा है उसका प्रोजेक्शन उसमें पहले बनेगा,
और जो अगला हिस्सा है उसका पोजीशन बाद में बनेगा। इससे वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो वस्तु लिटरली इनवर्ट होगी, ये उसका राइट साइड लेफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड राइट हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये केवल आभास होता है हमें, इसलिए इसे लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। तो कहीं अगर परीक्षा में आ जाएगी लेटरल इन्वर्जन क्या है, तो लेटरल इन्वर्जन आभासी लेफ्ट टू राइट परिवर्तन होना है किसी समतल दर्पण से। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। आगे चलते हैं। वस्तु एक और गुण आता है कि समतल दर्पण के साथ कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v स्पीड से मूवमेंट करती है तो उसकी जो इमेज कांच में आ रही है वो आपके सामने 2v स्पीड से यानी कि 2 गुना स्पीड से आपके सामने आएगी। समझाने के लिए थोड़ा सा ड्रा कर देता हूँ। ये हमने कांच लगाया, ये हमारा कांच है, इस कांच की तरफ एक बॉल आई, मान लीजिए एक बॉल है, ये अगर बॉल v स्पीड से इस कांच की तरफ आई तो कांच में जो इसका इमेज है, जो इमेज बनेगी वो इस बॉल की तरफ 2v स्पीड से आएगी। ये एक फैक्ट है, इसको याद रख लेना कि जो समतल दर्पण की तरफ यदि कोई वस्तु आती है v वेग से तो उसका प्रतिबिंब उसकी तरफ 2v वेग से आएगा, यानी दोगुनी स्पीड से आएगा। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि आपतित किरण को यदि स्थिर रखकर, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, किसी समतल दर्पण पर कोई इंसिडेंट रे पड़ रही है तो उस इंसिडेंट रे को अगर हम स्थिर रख दें और कांच को घुमा दें, कांच को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, तो उस जो परावर्तित किरण है उसमें क्या परिवर्तन होगा वो यहाँ याद रखने की बात है। ये हमारा कांच की पहली इनिशियल पोजीशन थी। ठीक है, यहाँ पे एक रे इंसिडेंट हुई। ठीक है, अब ये रे हमने फिक्स कर दी तो ये पहले थीटा कोण बना रही थी और इसका रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा के कोण बना रही थी, लेकिन अगर मैंने इस कांच को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, इस कांच के टिल्ट को मैं दिखाने के लिए आपको हरा कलर बताना। अब ये कांच थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर दिया, तो जब ये कांच को मैंने थीटा एंगल से टिल्ट किया तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसका एंगल 2x हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इंसिडेंट रे का एंगल अगर थीटा है तो कांच को अगर थीटा एंगल से आपने मूव कर दिया या इंसिडेंट रे को स्थिर रख दिया, इंसिडेंट रे का कोई भी एंगल रहा, ये एंगल रहा, और आपने कांच को टिल्ट कर दिया थीटा से, पहले इस यहाँ पे था, अब आपने कांच को टिल्ट करके इस थीटा एंगल पे लिया है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो इधर 2 थीटा पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये एक फैक्ट है। अगर परीक्षा में आ जाए कि अगर किसी कांच को अगर थीटा एंगल से मूव कर दिया तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है समतल दर्पण में ये एक और बात है कि परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा। तो समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु का पूरा प्रतिबिंब यानी कि आप पूरा देखना चाहते हैं तो उस वस्तु की हाइट का कम से कम आधा होना चाहिए समतल दर्पण की लेंथ। अगर मान लीजिए कि वस्तु की हाइट h है और कोई वस्तु है ये कांच के सामने रखी है और इसका आप पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो कांच की हाइट रिक्वायर्ड हाइट क्या होगी, कम से कम एटलीस्ट h/2 यानी कि आधी होनी चाहिए। अगर आदमी की हाइट h है तो उसकी कांच, जिस कांच में वो पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है उसकी हाइट कम से कम हाफ होनी चाहिए आदमी की हाइट की। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। आगे चलते हैं। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉनवेक्स। ठीक है, और अवतल दर्पण को कहा जाता है कॉनकेव। ठीक है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं उत्तल क्या होता है अवतल क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आज वो जो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उत्तल और अवतल होता क्या है। उत्तल जो है उत प्लस तल शब्द से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और ये बना हुआ है अवतल, अव प्लस तल से। ठीक है, तल यानी कि सरफेस और उत यानी कि उठा हुआ, उत यानी कि उठा हुआ, और ये अव यानी कि नीचे धसा हुआ यानी कि अंदर की तरफ। तो उत्तल दर्पण जो होता है कुछ इस प्रकार का रहता है, ये आपने देखा, ये इस तरफ से। अब आप कह रहे होंगे मतलब रे जो सामने वाला जो पोर्शन है वो उभरा हुआ होगा, जिस तरफ से लाइट आ रही है वो पोर्शन अगर उभरा हुआ है तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। इसका तल उठा हुआ है, ये तल उठा हुआ है ना, थोड़ा सा कर्व्ड है, तो इसको कहा जाता है उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण जिसका तल लाइट आने वाली साइड से धसा हुआ हो। ठीक है, ये इसका आप देख रहे हैं, ये लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है लेकिन इसका तल अंदर की तरफ धसा हुआ है, तो ये अवतल दर्पण है।
कौन केव, केव यानी गुफा, यानी कि थोड़ा सा अंदर से धसाव, किसी चीज़ में धसाव को केव कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा केव लाइक डिज़ाइन बन रहा है, इसलिए ये अवतल कहलाएगा। ये उत्तल हो गया जिसका तल उभरा हुआ है, ये हो गया अवतल जिसका तल धसा हुआ है। अब एक जो आगे हम समझने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आगे आने में आसानी रहे। ये आपको मैं अवतल दर्पण के पर्सपेक्टिव से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि किसी भी दोनों में ये चीज़ें लागू होगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे अवतल दर्पण का उदाहरण ले रहा हूँ। अवतल दर्पण, जो हम अवतल दर्पण समझ रहे हैं उसके संबंध में कुछ टर्मिनोलॉजी रहती है, कुछ मतलब परिभाषाएं रहती है, वो हमें समझ में आनी चाहिए। ये मैंने एक अवतल दर्पण बनाया, यानी कि कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, हम छोटा सा एक लाइन डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो है इस कॉनकेव मिरर का बीच का जो पॉइंट है, कॉनकेव मिरर का जो बीच का जो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं पी। पी यानी कि पोल, ठीक है। इसको कॉनकेव मिरर का पोल यानी कि ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? जो इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर रहेगा, अगर ये गोली दर्पण ऐसा है तो इसके बीच में जो सेंटर है, ये जो सेंटर है इसका पोल कहलाएगा, ठीक है। ये एक साइड वाला फेस है और ये ऊपर वाला जो फेस है वो है। यहाँ पे ये जो बीच वाला जो सेंटर वाला जो हिस्सा है, जैसे कटोरी है, कटोरी अवतल रहती है, कटोरी का बीच का जो सेंटर है वो उसका पोल कहलाएगा, ये उसका पोल है। अब देखते हैं इस पोल से अब ये जो मिरर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मिरर रहते हैं ये किसी गोल यानी कि किसी गोले, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उस बॉल से काट के बनाया हुआ रहता है। ये मैंने बॉल, एक ऐसी कांच की बॉल थी, इस बॉल में से मैंने ये वाला हिस्सा यहाँ से कट कर लिया। इस हिस्से को जब मैंने कांच से कट किया तो इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल गया मुझे, ये एक अवतल दर्पण मिल गया। तो इस बॉल का जो सेंटर रहता है, इस बॉल का भी कोई ना कोई सेंटर रहेगा, ये यहाँ पे सेंटर है। तो ये जो बॉल का सेंटर रहेगा, ये सेंटर क्या कहलाता है? सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता बिंदु है ना, वक्रता केंद्र कहलाता है इसका। तो इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र वही होगा जो उस गोले का वक्रता केंद्र होगा जिससे ये काट के बनाया गया, यानी कि उस गोले का जो सेंटर बिंदु होगा वो वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे इंग्लिश में सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास होती है और ये लाइन जाती है कहाँ तक? पोल तक। लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जाती है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वह लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जाती है, उसको जोड़ती है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यानी कि मुख्य अक्ष, जो उसी अवतल दर्पण का या किसी दर्पण का मुख्य अक्ष वो क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की को जोड़ने वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब क्या होता है, जब लाइन इस पे, जब कोई प्रकाश इस पे गिरता है, मैं प्रकाश को पीले रंग से बता देता हूँ, ये प्रकाश यहाँ पे गिर रहा है, ये प्रकाश, लाइट आई, तो ये लाइट जब यहाँ पे टकराती है तो अवतल दर्पण क्या कहता है? अवतल दर्पण सभी आपतित सभी किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देता है। जिस बिंदु पर वो किरणें फोकस होती है उसे फोकस कहा जाता है अवतल दर्पण का, ठीक है। ये इंसिडेंट हुई, अब ये यहाँ से टकराई और इसने इस बिंदु पे फेंक दी, यहाँ से भी टकराई इस बिंदु पे फेंक दी, यहाँ से भी टकराई इस बिंदु पे आ गई, यहाँ से भी टकराई इस बिंदु पे। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है जहाँ पे सारी किरणें दर्पण पे आपतित होने के बाद एक जहाँ पे परावर्तित होकर जिस बिंदु पे मिल रही है, इसे हम कहते हैं फोकस। जहाँ पे सारी किरणें फोकस हो रही है उन्हें हम फोकस कहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि ये जो कर्व्ड एरिया था, इस जो लेंस, जो दर्पण था, इस दर्पण का जो मुख्य मिड पॉइंट था उसे हमने पोल यानी कि ध्रुव कहा। इस ध्रुव के सामने की वाले जो साइड वाला है उसमें जिस गोले से ये काट के बनाया गया था लेंस, उस लेंस का जो मिड पॉइंट था या जो उसका सेंटर पॉइंट था उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जहाँ पे उसकी सारी वक्रता केंद्रित रहती है। उसके बाद जो होता है इंसिडेंट रे, जहाँ पे फोकस होके एक जगह मर्ज होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? या मर्ज होती प्रतीत होती है, उसे हम फोकस कहते हैं। तो ये सारी जो इस पर किरणें आपतित हुई ये सब जाके इस पॉइंट पे केंद्रित हो गई, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? इसका फोकस हो गया। जो लाइन इसको सी को पी से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और
जो ये C2 इस C और इस P के बीच की जो दूरी रहती है, इस दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन C टू P, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो डिस्टेंस रहती है उसे वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है, अब एक और बात आती है अपर्चर की। ठीक है, अपर्चर, तो अपर्चर इंग्लिश में उसे हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, ये आप सर्च कीजिएगा अपर्चर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो अपर्चर क्या होता है कि ये जो हमारा जो दर्पण है, इस दर्पण का जो व्यास रहता है, इस दर्पण का जो व्यास रहता है उसे हम उसका अपर्चर कहते हैं। जैसे आपने 2.2 मोबाइल के उस पर्सपेक्टिव में सुना होगा कि 2.2 अपर्चर, तो 2.2 अपर्चर उस जो लेंस के अपर्चर की बात हो रही है, उस लेंस का व्यास है, यानी कि है ना। आगे चलते हैं हम। अब ये तो आपको डायग्राम समझ में आ गया। ऐसा कैसा ही सीन उसके साथ भी है, किसके साथ, अपना जो है कॉन्वेक्स मिरर के साथ। अभी मैंने आपको कॉन्केव मिरर के पर्सपेक्टिव में समझाया, कॉन्वेक्स मिरर के संबंध में भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको अब मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समझने के हिसाब से। आगे चलेंगे हम। यही सब चीज़ें उस कॉनकेव मिरर के कॉन्वेक्स मिरर के पर्सपेक्टिव में भी लागू रहती है। थोड़ी देर के लिए हम इसको होल्ड कर देते हैं। तो जो मैंने अभी आपको कॉनकेव मिरर के पर्सपेक्टिव में बताया, वही चीज़ मैं आपको एक बार कॉन्वेक्स मिरर के उसमें भी समझा देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप का मिरर होता है, वहाँ उसमें और ये इसमें फ़र्क ये रहता है कि कॉन्वेक्स मिरर से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कॉन्वेक्स वो आभासी प्रतिबिंब होता है, वो एक्चुअल उसको आप पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। और अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो प्रतिबिंब एक्चुअल प्रतिबिंब होता है। उसके आगे गुणधर्म हम समझेंगे अवतल दर्पण से परावर्तन के टाइम पे। ये एक अवतल दर्पण है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें भी वही सीन है, ये भी एक गोले से काट के बना हुआ है। जिस गोले से हमने इधर से काटा था, उस गोले को अगर हम इधर से काट देंगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में ये हो रहा है कि जो पोल जो है, पोल तो एज इट इज़ वही रहेगा जो पोल पहले था, जिसका सेंटर था वो पोल था। इस गोले का जो कर्वेचर का जो सेंटर था, इस गोले का जो जिस गोले से काट के बनाया उसका जो सेंटर था, वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, वो एज इट इज़ है। जो एक्सिस P टू F C को जोड़ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही रहेगी, ये भी कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस ही है। ठीक है, बात कहाँ आ रही है, इमेज फॉर्मेशन की। कॉन्वेक्स, अगर यहाँ पे कोई इमेज बनी हुई है, इससे ये लाइट निकल के यहाँ आ रही है, ठीक है, ये लाइट इधर से निकल के गई, तो अब होगा क्या कि जो कॉन्वेक्स मिरर है ये क्या करेगा, यहाँ पे टकरा के इधर निकलेगी, ये लाइट इधर निकलेगी, और ये जो आती हुई कहाँ से प्रतीत होगी, इस दर्पण के पीछे वाले कहीं किसी हिस्से में, और इसका फोकस रहेगा ये पीछे। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ये फर्क रहता है कि ये फोकस इसका दर्पण के पीछे बनता है और उसका जो दर्पण फोकस है वो दर्पण के आगे होता है। इसमें जो किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और उसमें एक बिंदु पे एक्चुअल में फोकस रहती है। इस कारण से इससे जो प्रतिबिंब यहाँ पे हमने निकाले हैं, अगर इससे निकालेंगे तो वो निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल प्रतिबिंब वहाँ पे है ही नहीं। प्रतिबिंब कहाँ है? वो तो फोकस पे बन रहा है प्रतिबिंब तो, लेकिन हमें वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो वो एक्चुअल नहीं रहता। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। ये आपका पोल हो गया, ये इसका फोकस जहाँ से अवतल दर्पण के केस में वहाँ से जहाँ से वो आती हुई, उत्तल दर्पण के केस में वहाँ से जहाँ से किरणें परावर्तित होकर आती हुई दिखाई देती है, वो उसका फोकस होता है। बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर वगैरह वो सभी एक जैसा रहता है। आगे चलते हैं। अब चूँकि उत्तल दर्पण में जो चीज़ें रहती है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से जो परावर्तन के नियम है, उत्तल दर्पण से आपको खाली ये याद रखना है, उत्तल दर्पण बहुत सिंपल है, क्योंकि उसमें एक्चुअल उत्तल दर्पण से परावर्तित किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है, ये मैंने लिख रखा है, उत्तल दर्पण के सामने रखी कोई भी वस्तु, अगर आप उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखेंगे तो हर दशा में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वो पीछे से फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, तो वो आभासी रहेगा, क्योंकि उसको आप एक्चुअल प्राप्त नहीं कर पाओगे। हमेशा सीधा रहेगा,
वो हमेशा सीधा रहेगा और आकार में वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, ये इतनी सी बात है। उत्तल दर्पण के साथ बने हुए प्रतिबिंब से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो और आपसे पूछ ले कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा आभासी बनेगा और हमेशा ही एक्चुअल वस्तु से छोटा बनेगा उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब। इसलिए इस प्रतिबिंब का उपयोग गाड़ी के रियर व्यू मिरर में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करा जाता है? क्योंकि आपको लेना होता है गाड़ी के पीछे का ब्रॉड व्यू, मतलब आप गाड़ी के पीछे अगर कोई चीज़ देखना है, आप चाहते हैं कि दूर की वस्तु दिखे और ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें कवर हो जाए। तो उत्तल दर्पण से जो चीज़ें आती है वो छोटी होकर प्रतीत होती है, छोटी होती है। जो पीछे का व्यू वो छोटा होकर आपको उस कांच में पूरा दिख जाता है। जो पीछे की पूरी दुनिया है वो छोटी होकर आपको कांच में दिख जाएगी। इसलिए इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कार के रियर व्यू में किया जाता है। आगे चलते हैं। अब अवतल दर्पण से जो रिफ्लेक्शन है, अवतल दर्पण से जो इमेज फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसको हमने टेबुलर फॉर्म में सिंपल कर दिया है। ठीक है, टेबल को समझते हैं। अलग अलग स्थिति रहती है। एक बार मैं आपको यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ वापस से, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहे। ड्रा करता हूँ मैं उत्तल दर्पण, ड्रा करेला एक उत्तल दर्पण। ठीक बा, ये एक अवतल दर्पण मैंने ड्रा किया, सॉरी उत्तल बोल रहा हूँ, अवतल है ये, क्योंकि उत्तल दर्पण में तो हमने समझ लिया उत्तल दर्पण में ज़्यादा कोई कलाकारी है नहीं, अवतल दर्पण में है और अवतल दर्पण से ही क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो अवतल दर्पण से इमेज फॉर्मेशन हमें समझना पड़ेगा। ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में ये जो यहाँ पे इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहाँ पे है, ये एक्सिस पास हो रही है यहाँ तक, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके पीछे में एक नीले रंग से इसका वो बता देता हूँ, ये इसकी पॉलिशिंग है। ये जो नीले रंग से, हल्के नीले रंग से मैंने दिखाई है, इसके पीछे की पॉलिशिंग है। क्या हो रहा है कि जब ये सी लाइट यहाँ से आएगी, ये सी है और यहाँ पे इसका बीच में कहीं एफ है, ये यहाँ पे फोकस है, यहाँ ये फोकस है। अब क्या होगा, स्थिति हमें अलग अलग दिखनी है। और ये यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे इनफाइनाइट है, इनफाइनिटी यानी कि अनंत पे कोई वस्तु, सी से परे जो भी वस्तु हम मानेंगे वो अनंत होगी। ठीक है, सी से परे अनंत माना जा रहा है। ठीक है, अब केस क्या आ रहा है कि अगर कोई वस्तु इस अनंत पे यानी कि सी से बहुत ही ज़्यादा दूरी पे रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सी, अगर कोई वस्तु इस अनंत पे रखी हुई है यानी कि सी से बहुत परे रखी हुई है, सी से आपने कोई अवतल दर्पण रखा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ होगा, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बहुत ज़्यादा दूरी पे कोई वस्तु रखी हुई है यानी कि उसे हम इनफाइनाइट पे रखी हुई मान लेते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये फोकस पे। ठीक है, और फोकस पे बनेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि हर स्थिति में केवल एक स्थिति को छोड़ के बाकी 5 स्थिति में जो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा इन्वर्टेड और एक्चुअल होगा। इन्वर्टेड यानी कि उल्टा और एक्चुअल यानी कि वास्तविक होगा। यानी कि प्रत्येक 5, केवल एक स्थिति को छोड़ के, जो वो लास्ट में बताऊंगा, उस स्थिति को छोड़ के बाकी 4 स्थिति में, 5 स्थिति में वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहेगा, उल्टा रहेगा और हमेशा वास्तविक होगा। तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने इनफाइनाइट पे रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। ठीक है, और ये फोकस उसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी और उल्टी होगी, तथा उसका आकार कैसा होगा? उस प्रतिबिंब का बहुत ही छोटा, पॉइंट लाइक, यानी कि एक बिंदु के समान आकार बनेगा, है ना, वो बिंदु के समान बनेगा। ऐसा नहीं कि आपको पूरा पूरा ऐसा आदमी खड़ा दिख जाएगा, आदमी खड़ा नहीं दिखेगा, एक इमेज वहाँ पे बनेगी एक्चुअली, लेकिन वो इतनी टाइनी होगी कि हम उसको एक बिंदु मान लेंगे। उसके बाद अगली केस आती है, अगर कोई वस्तु इस इनफाइनाइट यानी कि अनंत और इस सी के बीच में हो, अनंत और सी के बीच में होने के कारण के आशय के किसी रिलेवेंट यानी कि ज़्यादा दूर की भी वस्तु नहीं है और दूर से ज़्यादा पास की वस्तु नहीं, सी के परे कोई वस्तु है, अगर वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इनफाइनाइट यानी कि अनंत और सी के बीच में कहीं, तो उसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा इस सी और फोकस के बीच में, वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा सी और एफ के बीच में। लेकिन उसका प्रकृति कैसी रहेगी? उसकी प्रकृति भी आभासी तथा उल्टी होगी। और उसकी साइज़ क्या होगी? इस बिंदु से तो थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन वो छोटा रहेगा, एक्चुअल इमेज से छोटा, किंतु पॉइंट लाइक नहीं रहेगा। जिसे हमने इनफाइनाइट पे पड़ी वस्तु का जो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा वो पॉइंट लाइक होगा, लेकिन जो इनफाइनाइट और सी के बीच में कोई वस्तु पड़ी है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, और वो आकार में वस्तु से छोटा होगा लेकिन बिंदु से थोड़ा बड़ा होगा।
ठीक है, और उसका जो आभासी और उल्टा होगा। ठीक है, दूसरी बात आती है, एक तीसरी केस आती है कि अगर कोई वस्तु, अब ये तो यहाँ रखी, इन्फाइनाइट पर रखी, फिर इन्फाइनाइट के बीच में, अब इस वस्तु को खिसका के अगर मैं केवल सी पे ले आऊँ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आऊँ, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ये याद रखिएगा, अगर प्रश्न आ जाए कि अगर किसी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। किस केस में? अवतल दर्पण के केस में। ठीक है, और ये प्रतिबिंब कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा और एक्चुअल होगा। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब होगा यह भी इन्वर्टेड और एक्चुअल होगा। ठीक है, और लेकिन इसका ये होगा कि उसकी साइज जो है एक्चुअल वस्तु के साइज पे जैसा होगा। यानी कि अगर मैंने एल लंबाई का कोई वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अब एक्चुअल बनेगा, लेकिन उसकी लंबाई जो होगी वो उतनी होगी जितनी उस वस्तु की लंबाई है। आगे चलते हैं। अब अगर इस सी को, इसको खिसका के, सी पे जो वस्तु रखी इसको खिसका के अगर मैं सी और एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु रख दी जाती है तो वह कहाँ, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा आगे इनफाइनाइट और सी के पीछे। अब हो क्या रहा है, ये जो चीज़ है ये वापस अपने आप को रिपीट करने लगी। ये जो केस है वो इधर आने लग जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति इधर आ जाएगी, वस्तु की स्थिति ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। जैसे यहाँ पे सेंटर के बाद जब आप चलेंगे सी और बी एफ के बीच में अगर कोई चीज़ है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ? इस टेबल को आप समझने का प्रयास करिए, टेबल से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? सी और एफ के बीच में। अब यहाँ पे अगर वस्तु सी और एफ के बीच में तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट और सी के बीच में। और उसका गुणधर्म यही रहेगा कि वो हमेशा इन्वर्टेड यानी कि उल्टा और एक्चुअल यानी कि वास्तविक होगा, यानी कि उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सका। उसके बाद उसका गुणधर्म कैसा रहेगा? यहाँ पे जब ये बना था तो छोटा था और यहाँ पे जब बनेगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम उसको रेसिप उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो इमेज है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अब अगर मैं उस इमेज को खिसका के या उस वस्तु को खिसका के अगर फोकस पे रख दूँ, इस फोकस पे रख दूंगा तो वो जो प्रतिबिंब बनना है वो प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे वस्तु रखी तो उसका प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे बन जाएगा। जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट पे रखी थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बना था, यहाँ पे अगर फोकस पे वस्तु रख दूंगा तो उसका प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे बन जाएगा और उसकी प्रकृति वैसी रहेगी, आभासी और उल्टी, किंतु वो साइज में बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे जब हमने प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे रखा था और फोकस पे प्रतिबिंब बना था तो उसकी स्थिति पॉइंट लाइक थी, और यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है तो उसकी इस पॉइंट लाइक का उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। अब एक छठी केस आती है, एक अलग केस। अगर मैं वस्तु को इस फोकस और इस पोल के, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में रख दूं, है ना, फोकस और ध्रुव के बीच में रख दूंगा तो इमेज कहाँ बनेगी? इस अवतल दर्पण के साथ केवल एक ही एक अलग केस है, वो ये है कि वो इमेज बनेगी इसके पीछे बनेगी। कितनी दूरी पे बनेगी? जितनी दूरी पे ये वस्तु रखी हुई है इसके बीच में उतनी दूरी पे ये यहाँ पे पीछे बनेगी, लेकिन वो वस्तु बनेगी किसी सीधी बनेगी। हर बाकी सब केस में उल्टी और वास्तविक बन रही थी, लेकिन यहाँ पे ये इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब रहेगा वो सीधा बनेगा और एक वर्चुअल बनेगा, यानी कि आभासी बनेगा, लेकिन वो साइज में बड़ा होगा। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। अवतल दर्पण से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस टेबल का आप अध्ययन भली प्रकार से कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन अगर प्रतिबिंब निर्माण से आएंगे तो वो आपसे इसके आधार पर गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन केवल इसी से बन सकते हैं। उत्तल दर्पण से क्वेश्चन बनने जैसी स्थिति कम है क्योंकि वहाँ पे केस ही नहीं इतना, यहाँ पे है कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हमने टेबल बनाई, इस टेबल का आप अध्ययन कीजिएगा। अब अवतल दर्पण के उपयोग क्या है? अवतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण क्या है? सारी चीज़ों को एक जगह फोकस कर देता है, सारी लाइट को एक जगह फोकस कर देता है। तो जहाँ पे भी लाइट को फोकस करने का उपयोग हो वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। जैसे सोलर कुकर में क्या होता है कि लाइट आपकी पड़ रही है, उस लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि अगर प्रकाश अगर बिखरा हुआ रहेगा तो उतनी गर्मी पैदा नहीं करेगा, लेकिन अगर उसी प्रकाश को हम एक जगह फोकस कर देंगे तो वो गर्मी पैदा करने लग जाएगा। तो वैसी केस में सोलर कुकर में इसका उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने के कांच में अब क्या होता है कि दाढ़ी बनाने के कांच में आपको क्या है, बारीकी से देखना पड़ता है। आपको ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन बारीक चीज़ देखना पड़ता है। तो ये क्या करता है कि आपके आँखों पे एक बारीक चीज़ का व्यू बना देता है, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले कांच में और डेंटिस्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाले उसमें देखने के लिए, जो दांत में को जब डेंटिस्ट चेक करते तो एक आपने देखा गोल सा तश्तरी नुमा उनके ऊपर एक कांच लगा रहता है, उसमें देख के वो दांत की सर्जरी या जो भी करना रहता है वो करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसको बारीकी से दिखाने के लिए काम आता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर, दाढ़ी बनाने के कांच में, डेंटिस्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाले कांच में किया जाता है। इसके जनरल उपयोग है।
बाकी टार्च वगैरह में भी होता है, टार्च या गाड़ी की जो हेडलाइट रहती है वो भी अवतल दर्पण से बनी हुई रहती है, उसके ऊपर एक लाइट लगी रहती है, तो वो एक जगह उसको वो कर देता है। अब आते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखिए लाइन का एक प्रकाश का जो एक गुणधर्म वो ये है कि हमेशा सीधी रेखा में, अगर एक ही मीडियम में गति कर रहा है तो वो हमेशा सीधी रेखा में चलेगा, जब तक कि या तो अवरोध नहीं हो या तो मीडियम चेंज ना हो। लेकिन जब माध्यम समांग ना हो, जब माध्यम समांग ना हो यानी कि माध्यम में डेंसिटी अलग अलग हो, एक हिस्से की, जैसे कोई कमरा है, उस कमरे में हवा ज़्यादा डेंस हो, इस में हवा कम डेंस हो, तो वहाँ पे फिर उसकी स्पीड में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी में फ़र्क आ रहा है, तो डेंसिटी प्रकाश की अपवर्तनांक में फ़र्क आ जाएगा, तो स्पीड में भी फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, तो जब प्रकाश समांग माध्यम में यानी कि एक जैसी डेंसिटी थ्रू आउट वाले मीडियम में अगर मूवमेंट करेगा तो वहाँ पे उसकी चाल एक जैसी रहेगी। लेकिन जब अगर प्रकाश किसी दो माध्यमों के बीच में मूवमेंट करता है तब वहाँ पे उसकी स्थिति थोड़ी चेंज हो जाती है। अब दो केस बनते हैं, 3 डायग्राम बना रहा हूँ मैं, है ना। ये आपका ऊपर वाला मीडियम हो गया, है ना। इस ऊपर वाले मीडियम को मैं पीले से ड्रॉ कर दूंगा। ये एक पीला था, ठीक है। ये पीला मीडियम जो है थोड़ा डेंस है, ठीक है। इस बात ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, आप समझिएगा। पीला जो मीडियम है वो थोड़ा डेंस है, इसके नीचे मैं एक नीला मीडियम बनाऊंगा। ये मीडियम नीला है, जो नीला वाला मीडियम है थोड़ा विरल है, मतलब इसकी डेंसिटी थोड़ी कम है ना, इसका घनत्व तो कम है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्थिति कैसे बनेगी? अगर ये लाइट ऊपर से आती तो ये ऐसे सीधे सीधे चली जाती, तो इसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब अपवर्तन यानी कि मार्ग में परिवर्तन ही होना। तो अभी ये लाइट जो है अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दी तो इसके उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने ये लाइट थोड़ी तिरछी करी, अब क्या हो रहा है कि लाइट तिरछी करने पर लाइट जाना तो सीधी थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि लाइट सीधी नहीं जाके थोड़ा सा टेढ़ी जाती है, ठीक है। यही केस उल्टे जाने के टाइम पे भी होता है। अगर ये लाइट इधर से बाहर निकलती तो अगर ये मीडियम की डेंसिटी अलग होती तो इसकी लाइट ये सीधे जाने के बजाय थोड़ी कहीं टिल्ट हो जाती। तो इस कारण जब प्रकाश किरण एक माध्यम, दो भिन्न भिन्न डेंसिटी के माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यदि किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सीमा पे कुछ कोण बना के टकराती है, यानी कि परपेंडिकुलर ने कुछ एंगल पे टकरा रही है, तब उस स्थिति में दो स्थिति निर्मित होती है। कैसी? एक तो अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण प्रवेश करती है, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में कोई किरण प्रवेश करेगी तो मान लीजिए कि ऊपर वाला माध्यम अगर विरल है और अगर ये सघन माध्यम नीचे वाला है, 2 मिनट के लिए फर्ज करें ऐसा, तो ये जो लाइट आ रही है, अगर ये लाइट, ये आपका आपतन बिंदु है और ये इसको आप लंब मान लीजिए, तो ये लाइट क्या करेगी, अगर विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये लाइट थोड़ी सी, ये आपका लंब है, इस लंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। जानी सीधी थी लेकिन ये इधर झुक गई। इसी प्रकार अगर ये सघन माध्यम से, अब अगर एक 2 मिनट के लिए हम फर्ज कर लेंगे ये माध्यम जो है, अगर ये माध्यम ऊपर, नीचे वाला माध्यम सघन था और ऊपर वाला माध्यम विरल मान ले, तो जब ये जाना ऐसे था सीधे, लेकिन ये थोड़ी सी अभिलंब से दूर हट गई, तो ये जब लाइट अगर लंबवत किसी भिन्न भिन्न सांद्रता वाले या भिन्न भिन्न घनत्व वाले माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। किंतु यदि विरल, अगर वो किसी माध्यम, दो माध्यम को जोड़ने वाली सीमा पर अगर थोड़ा सा एंगल से टकराती है, तब उस स्थिति में दो केस बनते हैं। यदि ऊपर वाला मीडियम विरल होगा और लाइट अगर अंदर प्रवेश करेगी तो वो उसके ऊपर डाले गए लंब से लंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन अगर लाइट नीचे वाला मीडियम से ऊपर की तरफ जा रही है और अगर नीचे वाला मीडियम डेंस है, तो जब वो हल्के मीडियम में जाएगी यानी कि कम डेंस मीडियम में जाएगी तो लंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। ये दो, तो जब मार्ग में माध्यम परिवर्तन के दौरान तिरछी आपतित किरण का इस प्रकार अपने मार्ग से विचलित होना ही अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। अपवर्तन क्या है? विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाना, और सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करने पर अभिलंब से प्रकाश की किरण का हट जाना, वो उस अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं आपतित अपवर्तन के नियम। हम पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या है? अपवर्तन के नियम यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। समझाने का मतलब ये है, ये आपका तल है, ये मैंने एक लंब डाला, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। अब ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये लंब तीनों एक्स और वाई प्लेन में है, यानी कि एक ही प्लेन में है, ठीक है, कोई तीसरे प्लेन में यानी कि जेड एक्सिस में नहीं आ रहा, यानी कि ये 2 डायमेंशनल आपको चीज़ मिल रही है। तो आप समझ लेना कि ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही चीज़ में है, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही प्लेन में है, ये बात आ गई। अब क्या होता है, आपतन कोण का साइन यानी कि साइन ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल आई है और ये आर है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन कोस थीटा पढ़ा है ना आपने वो वाला, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट होगा, इसे म्यू कहा जाता है। म्यू यानी कि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। इसमें म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंग्लिश में इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हिंदी में इसे अपवर्तनांक कहा जाता है और इसे म्यू से डिनोट कहा जाता है। अब एक बात आती है यहाँ पे जो लिखी हुई नहीं है कि अपवर्तनांक की विमा क्या है या उसकी जो डायमेंशन क्या है या उसकी यूनिट क्या है। तो अपवर्तनांक की कोई डायमेंशन नहीं है। अपवर्तनांक क्योंकि यूनिट अपॉन यूनिट है, ये भी यूनिट सेम है, ये भी यूनिट सेम है, तो वो एक कांस्टेंट नंबर बन जाता है अपवर्तनांक। इसलिए नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए ये अपवर्तनांक विमारहित राशि है, ठीक है। अब ये तो 2 नियम समझा दिए मैंने अपवर्तन के, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब एक ही बिंदु में, एक ही तल में होते हैं, और साइन इंसिडेंट ऑफ अपॉन साइन आर, यानी कि इंसिडेंट आपतित किरण की जा और अपवर्तित किरण की जा जो का मान जो है कांस्टेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यू, यानी कि अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल का अनुपात भी होता है। इसी को म्यू को हम इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं कि माध्यम 1 में V1 और V2, अगर एक ही लाइट का अगर 2 अलग अलग मीडियम में एक ही लाइट प्रवेश कर रही तो पहले वाले में जो लाइट की स्पीड होगी और नीचे वाले में जो लाइट की स्पीड होगी उसका जो रेशियो है वो भी अपवर्तनांक ही कहलाता है। मतलब अपवर्तनांक को इन टर्म्स में भी वो कर सकते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। मतलब अपवर्तनांक अगर नीले रंग का प्रकाश है तो उसका अलग अपवर्तनांक होगा उसी माध्यम के लिए, और लाल रंग का प्रकाश होगा तो उसकी माध्यम के लिए उसका अपवर्तनांक अलग अलग होगा। और माध्यम तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक, तरंगदैर्घ्य क्या होती है, अगर मान लीजिए ये वेव रहती है तो इस वेव की जो पूरी लेंथ रहती है, ये लेंथ जो है इसको वेवलेंथ कहा जाता है। एक चक्र में तरंग द्वारा तय की गई दूरी वेवलेंथ कहलाती है। तो ये इसको वेवलेंथ और अपवर्तनांक में व्युत्क्रम संबंध होता है, यानी कि वेवलेंथ को हम लेमडा से डिनोट करते हैं और अपवर्तनांक को हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू और इसमें लेमडा इज इक्वल टू 1/म्यू, ठीक है, ये व्युत्क्रम संबंध होता है इसमें। अगर अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगी, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो अपवर्तनांक कम हो जाएगा, ठीक है। तापमान में और अपवर्तनांक में भी व्युत्क्रम संबंध होता है यार, है ना। तापमान, अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि तापमान बढ़ने के साथ उसके अपवर्तनांक में क्या परिवर्तन होगा माध्यम के, तो तापमान बढ़ने के साथ उसके अपवर्तनांक में कमी आ जाएगी, यानी कि जो अपवर्तनांक है म्यू इज रेसिप्रोकल टू टी, ठीक है। व्युत्क्रम होता है, विलोम संबंध रहता है इसमें। अगर टी बढ़ेगा तो म्यू घट जाएगा, म्यू बढ़ेगा तो टी घट जाएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक कम हो जाएगा। लेकिन ये जो चेंज है, ये जो रिलेटिव चेंज है टेम्परेचर के सापेक्ष, वो बहुत कम होता है, इसलिए उसको ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता, ठीक है। मतलब उसका कोई ज़्यादा वो नहीं है, पर आपको याद रखने के लिए कि परीक्षा में इस प्रकार से कोई प्रश्न आ जाए। अब किसी माध्यम के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। अब ये अपवर्तनांक तो क्या, माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम अपवर्तनांक है, ठीक है, 1μ2, यानी कि मीडियम ए के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक है। लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से डिनोट करते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल को v1 से डिनोट करेंगे, तो ये म्यू है, ये म्यू जो है c = ये हो गया, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका अनुपात ये हो गया आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक उस माध्यम का, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है ये समझाने के लिए मैं फिर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपने देखा कि ये मैंने अभिलंब बनाया एक, यहाँ से मैंने एक रे इंसिडेंट करी, ठीक है। ये लाइट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब क्या हो रहा है कि ये
मान लीजिए ऊपर का माध्यम विरल था, नीचे डेंस माध्यम था, तो ये अपने अभिलंब से थोड़ी सी हट गई। ये बात इतनी समझ में आ गई। इसका इंसिडेंट एंगल आई था, इसका रिफ्लेक्शन एंगल था आर, ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आर इधर है, ठीक है, इस आर को उधर में समझना, इधर है, ये समझ में आ गया। ये इंसिडेंट रे जो है लंब से थीटा कोण बना रही थी, और रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये जो है आर एंगल बना रही थी, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गई इस टाइप से। अब क्या होगा कि कोई स्थिति ऐसी आएगी जब ये जो रे इंसिडेंट हुई उसका एंगल ऐसा थीटा होगा कि ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ये इसके साथ आर एंगल की बजाय 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और ये इधर बिल्कुल पैरेलल इधर साइड में चली जाएगी, ठीक है। 2 मिनट देखिए, ये लाइट जाना तो यूं थी, लेकिन ये बिल्कुल लेट गई, इधर साइड में जाने लग गई। तो थीटा का वह मान, यानी ये क्या था, थीटा आपका आपतन कोण था। थीटा आपतित किरण जो लंब के साथ अभिलंब के साथ कोण बनाती है वो आपतन कोण कहलाता है। तो अभिलंब कोण, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। सघन से विरल में जाएगी तभी ये सीन हो पाएगा, विरल से सघन में आएगी तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो झुक जाएगी, ठीक है, ये बात है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन के दौरान यदि आपतन कोण ऐसा है जिसके लिए परावर्तित किरण का मान, अपवर्तन एंगल का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, वह क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण, यानी कि क्रिटिकल, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण, अंग्रेजी में उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं और हिंदी में उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। जो क्रांति ला दे वो क्रांतिक कोण। इसने पूरी कैसेटी बदल दी। आपतित किरण यूं सीधा जा रही थी, ऐसा एंगल बनाया कि साला वो लाइट ही पूरी 90 डिग्री में मूव करने लग गई, मतलब जाना उसको सीधा था नहीं इधर चलेगी, तो इसलिए उसको क्रांतिकारी एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, खत्म करने, हमारा वीडियो लेक्चर एंड की तरफ ही है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि क्रिटिकल एंगल। अब क्या होता है कि जब ये तो एक क्रिटिकल एंगल था, क्रिटिकल एंगल क्या था, आपतन कोण का ऐसा मान जिसके लिए परावर्तन कोण का मान वो हो जाए, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो वो क्रिटिकल एंगल है। लेकिन ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब लाइट इंसिडेंट करे, ये इंसिडेंट रे बनाई हमने, तो ये इंसिडेंट रे इस एंगल पे आए जिसके लिए इस आपतन कोण का मान, मतलब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। ये 90 डिग्री था, अब अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, लाइट वापस अपने माध्यम में लौट आएगी, अपवर्तन होने की बजाय लाइट परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। लाइट अपवर्तित होने के बजाय परावर्तित हो गई। ये लाइट इंसिडेंट रे थी, अगर इस एंगल का मान में धीरे धीरे बढ़ाता गया, तब तक बढ़ाता गया जब तक ये क्रांतिक कोण तक नहीं पहुंच गई। क्रांतिक कोण तक पहुंची तो लाइट इधर लेट के जाने लगी, पैरेलल जाने लगी। लेकिन जिस स्थिति में मैंने और थोड़ा सा 90 डिग्री पे पहुंचने के बाद जब मैंने इस आपतन कोण का मान और बढ़ाया, तो वो लाइट फिर इधर नहीं जाने के बजाय नीचे वापस उस मीडियम में लौट के आने लगी, तो लाइट वापस अपने माध्यम में लौट आई। क्रांतिक एंगल से मतलब इंसिडेंट रे का वह एंगल जो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तब क्या होता है कि लाइट वापस उसी माध्यम में लौट के आने लग जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब किसी सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ जाता है तो विरल माध्यम में अपवर्तित होने के बजाय, मतलब लाइट विरल माध्यम में नहीं जा रही, वापस सघन माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और जिस सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, ये जो सतह है जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, ये सतह क्या है, चमकने लग जाएगी, ठीक है। ये इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, इंग्लिश में इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ वो है, मतलब कुछ चमत्कार है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। हीरे में क्या होता है, लाइट इंटर करती है, लेकिन वो सतह से इस एंगल से करती है कि उसका इंसिडेंट एंगल जो है क्रांतिक कोण से बढ़ जाता है, और वो लाइट अंदर ही अंदर
मूवमेंट करती रहती है और हीरा चमकता रहता है। ठीक है, टूटे कांच का सिरा, जैसे आपने कहीं आपके घर में कोई कांच का गिलास टूट जाता है, जब आप उसको लाइट में देखेंगे तो उसकी क्या जो एज है वो अलग से एक चमकती हुई दिखाई देगी। कांच तो चमकता है लेकिन वो कांच की जो एज है वो अलग से चमकेगी। तो ये भी उसका एक कारण है। जल में रखी हुई परख नली, अब क्या करना है आपके, जैसे आपने जल में परख नली रखी तो उस जल में रखी हुई परख नली क्या है, वो चमकने लग जाएगी। जब उसको लाइट पड़ेगी तो चमकती है। वो किस लिए चमकती है, वो इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकती है। रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है। रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि चीज़ें उल्टी दिखाई नहीं देंगी। जैसे अगर पेड़ सीधा खड़ा है तो आपको लगेगा कि नीचे पानी है, क्यों, क्योंकि आपको नीचे रिफ्लेक्शन दिखने लग जाता है। ये ऐसा पेड़ खड़ा, ये मान लीजिए कोई पेड़ खड़ा है, अब क्या है कि रेगिस्तान में है, तो रेगिस्तान में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये पेड़ ऐसा नीचे भी दिखने लग जाता है। इसका रिफ्लेक्शन हमें नीचे दिखता है, जमीन से वो किरणें हमें जमीन से आती हुई दिखती है। ये दिखनी तो यूँ चाहिए थी, लेकिन उस जो घटना बनती है उसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये लाइट हमें नीचे से आती हुई दिखती है, और नीचे से आती हुई दिखती है तो हमें लगता है कि पेड़ नीचे, और जो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि नीचे पानी है, लेकिन ऐसा नहीं। तो रेगिस्तान में मरीचिका इसी कारण दिखाई देती है। प्रकाशीय तंतु भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। प्रकाशीय तंतु को इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, आपने जैसे देखा हो कभी, बचपन में बहुत आते थे, ऐसी एक लाइट आती है, आपने कहीं लैंप, नाइट लैंप देखा हो जिसमें से बहुत पतले पतले तंतु रहते हैं, वो तंतु रहते हैं और वो तंतु के चमकते रहते हैं, एक अलग से लाइट चमकती है उनकी नीचे। लाइट तो यहाँ रहती है लेकिन तंतु चमकते किसी पेड़ जैसे। रात को नाइट लैंप में आपने बहुत सारे देखा होगा, तो वो क्या रहते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर रहते हैं। उस ऑप्टिकल फाइबर में क्या गुण रहता है कि ऑप्टिकल फाइबर ऐसा रहता है, अब यहाँ पे मैंने एक लाइट डाली तो ये लाइट क्या यूं 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 इंटरनल रिफ्लेक्ट होती हुई चलती रहती है, और ये इंटरनल रिफ्लेक्ट होते होते इस एंड से डाली और इस एंड पे आ जाती है। और इस घटना के दौरान इसमें इसकी इंटेंसिटी में, यानी कि इसकी तीव्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसी गुणधर्म के कारण प्रकाशीय तंतु का उपयोग जो है बड़ी संख्या में चिकित्सकीय उपकरणों में किया जाता है। एंडोस्कोपी करने के लिए उसमें एंडोस्कोप जो रहता है उसके अंदर वो प्रकाशीय तंतु ही रहता है। प्रकाशीय तंतु क्या करता है कि एक सिरे से लाइट, जो अंदर से लाइट आती है वो बिना इंटेंसिटी खत्म हुए दूसरे सिरे पर आ जाती है। इस कारण से इसका उपयोग, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो सिग्नलों का जो स्थानांतरण है, तीव्र स्थानांतरण है, उसमें होता है। क्योंकि इसमें प्रकाश सिग्नल बहुत तेजी से जाते हैं, सिग्नल प्रकाश की गति से जाते हैं, लाइट की स्पीड ऑफ लाइट से जाते हैं। तो आप सोचिए कि इस एंगल से लाइट चमकी और दूसरे एंगल पे, दूसरे सिरे पे बहुत तत्काल पहुंच गई, ठीक है, उसमें इसका उपयोग होता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं ख़त्म हो गई। ये हमारे इस वीडियो का एंड है। आज हमने सीखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, प्रकाश के कुछ अन्य गुणधर्म, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और प्रकाश से संबंधित कुछ अन्य बातें। आने वाले वीडियो में हम प्रिज्म, लेंस से इमेज फॉर्मेशन, यानी कि इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्फीरिकल लेंसेस, गोलीय दर्पण, गोलीय लेंसों से इमेज के फॉर्मेशन सीखेंगे। इंद्रधनुष के बारे में जानेंगे, और इंद्रधनुष के बारे में जानने के अलावा लेंस मेकर सूत्र वगैरह और इससे संबंधित सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सिलेक्शन वाले क्लियर होंगे फंडे तो गड़ेंगे झंडे। वीडियो को विराम देता हूँ। आपका धन्यवाद।